वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आई होप आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स मिल चुके होंगे एंड यू ऑल हैव डन वेरी गुड। सो टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर। बेटा, यू हैव ऑल्सो स्टडीड एग्रीकल्चर in the very first chapter of science, so you have basic ideas about agriculture. In this chapter we will discuss the terms related to geography, how the three different sectors in agriculture are divided and how they are interdependent with each other. Let us begin with the chapter number 4, agriculture. The chapter starts with the basic story of three child, गुरप्रीत, माधो एंड टीना. They were walking through their village. वो अपने गांव में घूम रहे थे जहाँ पर उन्होंने एक फार्मर को टाइलिंग करते हुए देखा. टाइलिंग होता है जब आप प्लोइंग कर चुके होते हो और प्लोइंग के बाद आप छोटी छोटी रोज अपने फील्ड में क्रिएट कर रहे होते हो सीड्स सो करने के लिए. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. किसान ने उन तीनों बच्चों को बताया कि वो अपने खेत में क्या बो रहा है, गेहूं बो रहा है और उसने अभी अभी अपने फील्ड में मैन्योर ऐड किया है. हम मैन्योर फील्ड में क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम सॉइल को क्या कर सकें, फर्टाइल कर सकें. He told the children the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. उसने उन्हें बताया कि जो गेहूं उगेगा उस गेहूं से क्या बनेगा, आटा बनेगा. वो गेहूं उसको मंडी में बहुत सारे पैसे दिलाएगा और मंडी से वो गेहूं पिसने के लिए फैक्ट्रीज़ में जाएगा. फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद जब वो आटा बन जाएगा, आटे से ब्रेड्स बनेंगी और बिस्किट्स बनेंगे. ब्रेड से यहाँ पर उसका मतलब था रोटियों से, उसकी रोटियाँ बनेंगी, चपातीस बनेंगी और चपातीस के साथ साथ बिस्किट भी बनेंगे. सो बेसिकली जब भी हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, कौन सा प्रोसेस है? जब हमारा कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, खेती करना. हमने जब साइंस का चैप्टर स्टडी किया था तो साइंस के चैप्टर में भी हमने यही स्टडी किया था कि एग्रीकल्चर की जो बेसिक डेफिनेशन है, आप अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर की इस बॉक्स में डेफिनेशन देखोगे, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल कल्चर, यानी कि सॉइल कल्टिवेट करना, सॉइल में किसी भी चीज़ को ग्रो करना, इसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी कि खेती करना कहते हैं. तो जब भी हम खेती करते हैं तो खेती करने के बाद किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, जिन 3 डिफरेंट सेक्टर्स में हमें वर्क करना होता है. कौन कौन से वो 3 सेक्टर्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं. दीज आर अवर बेसिक 3 सेक्टर्स. सबसे फर्स्ट इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है? एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है और उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो हमारी जो आगे की फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल क्रिएट करता है. जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की प्राइमरी सेक्टर्स के, तो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स के कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? माइनिंग. माइनिंग का मतलब है हमारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. एंड सेकेंड वन इज़ फार्मिंग. फार्मिंग दैट इज़ खेती करना. तो खेती करने से हमारा, जैसे इमेजिन कीजिए हमने कॉटन क्रॉप ग्रो किया, तो कॉटन क्रॉप जो है हमारा कॉटन क्लोथ्स के लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा. उससे हम उन्हें फैक्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग होने के लिए पहले थ्रेड, यार्न बनने के लिए भेजेंगे, फैब्रिक्स बनने के लिए भेजेंगे और फिर फैब्रिक से हम क्या करेंगे? क्लोथ्स की स्टिचिंग करेंगे, कपड़े सिलेंगे. नेक्स्ट हमारा जो इंडस्ट्री आता है या नेक्स्ट हमारा जो फील्ड आता है वो आता है हमारा सेकेंडरी. सेकेंडरी की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस रॉ मटेरियल. वो जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर से ऑब्टेन किया है, यानी कि उसको हम वहाँ से लेकर आए हैं, उसको क्या कन्वर्ट कर देगा? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देगा. जैसे सपोज़ कीजिए हमने जो कॉटन क्लोथ ग्रो किया था, कॉटन का कपड़ा या कॉटन की फसल उगाई थी, उस कॉटन के क्लोथ को हमारी फैक्ट्रीज़ ने या हमारे इंडस्ट्रीज़ ने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉटन क्लोथ्स में, शर्ट्स में और डिफरेंट फैब्रिक के डिज़ाइनिंग क्लोथ्स में. जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल बताया है प्रोडक्शन ऑफ कार्स. प्रोडक्शन ऑफ कार्स का मीनिंग कार्स बनाना. तो कार बनाने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल क्या होता है? वो होता है हमारा
आयरन और स्टील। और आयरन और स्टील हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियस है, हम जो माइनिंग करते हैं उस माइनिंग से हमें आयरन और स्टील मिलता है। तो हमारा माइनिंग आपको याद ही होगा, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हुआ करती थी। और इस प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पर हमने जो प्रोडक्शन ऑफ कार्स किया है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई? वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है। फूड एंड क्लोथ्स, फूड एंड क्लोथ्स किस तरीके से हम बना सकते हैं? बेसिकली फार्मिंग जो हम करते हैं, फार्मिंग में हम दोनों ही तरीके की, फूड क्रॉप्स भी और कैश क्रॉप्स भी, दोनों ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फूड क्रॉप्स ग्रो करने के बाद हम उनसे उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो बनाते हैं। ऐसे ही सेम वे से जो हमारे कॉटन या फिर कोई भी फैब्रिक क्लोथ है जो हमारा कैश क्रॉप नहीं है, उसका हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए या फिर किसी भी डिज़ाइनर आइटम को बनाने के लिए। अब हमारा जो लास्ट सेक्टर बचता है वो लास्ट सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? बेसिकली हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हेल्प आउट करने के लिए होती हैं हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़। तो ये क्या करता है? जैसे डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, जो भी हमने सामान बनाया है उन सामानों को फैक्ट्री से ले जाकर मार्केट तक छोड़कर आने का काम किसका होता है? टर्शरी सेक्टर का। ठीक है। एंड प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे ट्रेड, रोड्स, इन सब का काम क्या होता है? जितने भी हमारे गुड्स हैं, प्रिपेयर्ड गुड्स हैं, उन प्रिपेयर्ड गुड्स को कहाँ पर सप्लाई करते हैं? वो हमारी मार्केट में, उनका काम यही होता है। जैसे सुपरमार्केट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सुपरमार्केट्स में क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं? जो भी बेसिकली चीज़ें बनाई गई हैं हमारी फैक्ट्रीज़ में, वो सारी की सारी कहाँ पर हमारे को अवेलेबल होंगी? वो सारी की सारी हमें अवेलेबल होंगी हमारी सुपरमार्केट्स में। हेयर ड्रेसिंग से रिलेटेड, जो भी हमारे हेयर से रिलेटेड वर्क सब हो गए। और हमारे ट्रैवल एजेंट्स मतलब जो हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो ये तीनों हमारी एक्टिविटीज़ हमारी सेक्टर्स हो गए, जिन सेक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स गेट बैक टू योर बुक, वहीं से हम डिस्कस करते हैं वन वन करके हर एक। सी वी आर बिगनिंग विद हियर कि यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। किसी भी प्लांट का फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना 3 तरीके के सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रखता है। कौन कौन सी हैं वो सेक्टर्स हमारे? कौन कौन सी हैं वो एक्टिविटीज़? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो हमने ऑल्दो एक बार एक ओवरव्यू तो ले लिया है, बट स्टिल हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंड व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी हमारी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को उसके ओरिजिन से निकालना और निकालने के अलावा जिनको आप निकाल नहीं सकते उनको प्रोड्यूस करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स शोन किए गए हैं। एग्रीकल्चर जो है वो किसकी एक एग्जाम्पल हो गई? दिस एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल, फिशिंग इज एन एग्जाम्पल, गैदरिंग मतलब जो फूड आप अपना गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो, उसी को आप क्या बोलते हो? अपना प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राइमरी सेक्टर वर्क। So secondary activities are concerned with the processing of these resources, यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज से हमने जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया है उसको प्रोसेस करना, उसको कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल थिंग्स, वो हमारा कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है? वो आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का बनना, बेकिंग ऑफ ब्रेड का बनना, वीविंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े का सिलना या कपड़े का बुना जाना। ये सारी हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई बेटा? ये सारी हो गई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और इन सारी एक्टिविटीज़ को मार्केट में जो एक्टिविटी सपोर्ट करती है उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? अपनी टर्शरी एक्टिविटी। ये हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जो हैं उन सब सेक्टर्स को रन करने के लिए जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो सर्विसेज हम किसके थ्रू फुलफिल कर पाते हैं? अपनी टर्शरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए, हमारे स्टफ़ को ले जाने के लिए, जैसे हमें बहुत सारा सामान एक साथ भेजना है तो ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए। ट्रेड, व्यापार करने के लिए, बैंकिंग करने के लिए, बैंकिंग इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास मनी नहीं होगा तो आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। इंश्योरेंस, जो काम आप कर रहे हो उस चीज़ में आपकी लाइफ की और आपके वर्क दोनों चीज़ों की सिक्योरिटी होना भी इंपॉर्टेंस है। एंड एडवर्टाइजिंग विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जब तक आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है और उसके बारे में आपने एडवर्टाइजिंग नहीं की है तो किसी भी लोग को मार्केट में कोई नई चीज़ आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्लियर? सो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर हम ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि फसल उगाना इंक्लूड करते हैं, फ्रूट्स उगाना इंक्लूड करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों को पालना भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। वो बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 50% लोग यानी कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है। उनका ऑक्यूपेशन भी और उनका फूडिंग भी किस पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर। 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2/3 हिस्सा, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 3 में से ये जो 2 पार्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स किस में एंगेज्ड हैं बेटा? हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। वहाँ पर यहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्यों खेती सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि एक तो यहाँ पर जो सॉइल की टोपोग्राफी है, मतलब जो उसकी टॉप लेयर है वो बहुत फाइन क्वालिटी की है और वो रिच इन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स है, जिसकी वजह से हम मोस्ट ऑफ द जो भी क्रॉप्स ग्रोइंग करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं प्रैक्टिस वो इंडिया में करते हैं। यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस इतनी सुटेबल हैं कि बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एरेबल लैंड। अरेबल लैंड कौन सी लैंड होती है? दिस इज द टर्म। सी, अरेबल लैंड वो लैंड होती है बेसिकली जो हमें अवेलेबल होती है किस चीज़ के लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। जितनी भी लैंड हमारी कंट्री में अवेलेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स उस लैंड को हम क्या बोल रहे हैं? अरेबल लैंड। यहाँ पर आपको नीचे मैप गिवन है, उस मैप में हमें बहुत सारे एरिया में ग्रीन कलर दिख रहा होगा। तो ये जो ग्रीन कलर है वो चीज़ क्या शो कर रहा है? यानी कि वो अरेबल लैंड को शो कर रहा है। आप मैप में ये जो इंडेक्स होता है यहाँ पर इसको चेकआउट कीजिए। ये देखिए, आप अगर इसको जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हमारा जो अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड यानी कि जो हमारी लैंड हमारे पूरे वर्ल्ड में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, वो सारी की सारी लैंड ग्रीन कलर से शो की गई है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरल या फिर क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये जो रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक हम बात कर रहे थे। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक मतलब जानवरों को पालना। तो उस जानवरों को पालने के अंदर हमारी 5 बेसिक कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इज वही है कि हम जो खेती कर रहे हैं, फसल उगाना हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है? एग्रीकल्चर में आता है। नेक्स्ट सेरिकल्चर। सेरिकल्चर हमने अगेन साइंस का टर्म है, साइंस में भी स्टडी किया है, यानी कि सिल्क वॉर्म्स को पालना ताकि हम उनसे क्या ऑब्टेन कर सके? सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर है फिशेस को पालना, फिशेस को पालकर उनको टैंक्स में या पॉन्ड्स में छोड़ देना फॉर ब्रीडिंग, मतलब टू इंक्रीज इन साइज, ज़्यादा नंबर में इंक्रीज अप होने के लिए। इसको हम कौन सा कल्चर बोल रहे हैं? पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट इज विटीकल्चर। विटीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रेप्स को ग्रो करना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? विटीकल्चर। लास्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं, इसको हम कौन से उसमें रखते हैं? हॉर्टिकल्चर में। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा, ये सारी एक्टिविटीज़ हम कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनके घर में 1 गाय हो गई या 2 गाय हो गई, तो 1 या 2 गाय का यूज़ वो कोई भी दूध बेचने के लिए या कहीं पर जाने के लिए नहीं करते, बट वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ अप करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी के अगेंस्ट बात करूं जहां पर डेयरी है, प्रॉपर 50 गाय हैं, 60 गाय हैं, तो वो वहां पर सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं, बाकी उन गाँव से पैसा कमा सके या उनका जो भी मिल्क प्रोडक्शन है उसको सेल करके वो अच्छा अमाउंट यूज़ अप कर सके, दैट इज़ कमर्शियल पर्पस। मतलब जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग कमर्शियली यू आर डूइंग। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर को या खेती जिसे हम बोलते हैं उसको हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। कैसे? हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ में कुछ इनपुट देना होगा। इनपुट मतलब कोई ना कोई चीज़ उसमें अंदर डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा।
उसके बाद जब हमने इनपुट्स उसको दे दिए होंगे तो इनपुट्स देने के बाद उस प्रोसेस के लिए सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर में भी 3 हमारे पास मेन चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड थर्ड वन इज आउटपुट। तो इनपुट हम किसी चीज़ को उसमें इनपुट कर रहे हैं या कोई चीज़ अपना एफर्ट लगा रहे हैं। प्रोसेस वो हमने जो एफर्ट लगाया है उस एफर्ट से प्रोसेसिंग हो रही है, धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहा है। एंड लास्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट मतलब हमने जो इनपुट दिया था उसकी जो प्रोसेसिंग हुई, उस प्रोसेसिंग से हमारा जो रिजल्ट आया। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट्स की बात करूं, जैसे खेती हम कर रहे हैं तो खेती में हमारे जो इनपुट हो गए वो कौन कौन से इनपुट हो गए? सबसे पहले सीड, बेसिकली सबसे पहले आता है लैंड, ज़मीन नहीं होगी तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। फिर आती है सीड्स, बीज, फर्टिलाइजर्स, जो आपको फर्टिलाइजर्स मैन्योर ऐड करने हैं अपनी क्रॉप की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। मशीनरी, प्रेजेंट डेट में हम बिना मशीनरी के फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट होती है और आजकल हम फिज़िकल स्ट्रेंथ को या फिज़िकल वर्क को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर मशीनरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो इनपुट्स हो गए हमारे मशीनरी, सीड्स, फर्टिलाइज़र। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग ये है कि हमने जब सीड्स सो कर दिए हैं, मतलब उसमें लगा दिए हैं, तो उसके बाद नेचुरली वो ग्रो कर रहे हैं, वो राइप हो रहे हैं और उसके बाद हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है? प्रोसेसिंग के अंदर। और अगर हम बात करें आउटपुट्स की, तो आउटपुट्स में हमें जो क्रॉप लास्टली मिल रही है उस क्रॉप को या उस रिजल्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं? अपना आउटपुट बोल रहे हैं। आप इस पिक्चर के थ्रू बहुत क्लियरली समझ भी सकते हो कि किस तरीके से हमारे जो क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स हमारे लिए यूजफुल होती हैं फॉर दीज 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये सब हमें इनपुट देने के टाइम पर ही करना पड़ता है। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी से या जिस फील्ड से हमें मिल रहे हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? वही हमारे हो जाएंगे हमारे आउटपुट्स। फाइन। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फार्मिंग।